हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड और टॉपिक का नेम है औद्योगिक क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल बीए 5th सेम का जो है एग्ज़ाम है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और अगर आपने ये चैप्टर किया है या अभी तक नहीं किया है तो फिर ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पर आप लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड तो कर ही लिया होगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैंने जो है मेन जो पॉइंट्स पे ही मैंने हाईलाइट किया है, उसे मेन पॉइंट्स को ही हाईलाइट किया है। तो वही है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और पूरा चैप्टर जो है मैं आपको इसी पार्ट में करवाऊंगी। इसके कोई पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि कल तो एग्जाम है ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति को। देखिए, जो आपकी औद्योगिक क्रांति है ये सबसे पहले जो है कहाँ पे शुरू हुई थी? तो ये सबसे पहले शुरू हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ही ये लगभग 1780 से लेकर 1850 के बीच में जो है ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो आविष्कार हुए थे, नए आविष्कार जो हुए थे इस टाइम पीरियड में, वो हुए थे लोहा का, स्टील का, कोयला का, वस्त्र का। इन 4 उद्योगों का बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ था। और इन उद्योगों को अगर संचालित करना है, जो ये 4 उद्योग आपको दिख रहे हैं कौन से हैं? लोहा, स्टील, कोयला, वस्त्र। अगर इन 4 आपको उद्योगों को संचालित करना है तो जो किया गया, प्रयोग किया गया, वो यूज़ किया गया वाष्प ऊर्जा का। किसका यूज़ किया गया? वाष्प ऊर्जा का। ठीक है, तो वाष्प ऊर्जा जो है औद्योगिक क्रांति का क्या है? एक मुख्य आधार सिद्ध हुआ है वाष्प ऊर्जा। ठीक है, और अब बात करेंगे हम कि इसका जो प्रसार है वो कहाँ तक फैला। तो 1880 में इसका जो प्रसार है ये फैला बेल्जियम में, औद्योगिक क्रांति का बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में और अमेरिका में। ठीक है, 1880 में तो इन 4 देशों में फैला। फिर 1890 की अगर बात करें तो इटली में, रूस में, जापान में, इन 3 देशों में जो है औद्योगिक क्रांति का बहुत ही प्रसार हुआ। और बात करें हम 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी में तो ये भारत और चीन, अफ्रीका, इन देशों में भी ये बहुत इसका प्रसार हो चुका था। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है तो उससे उसके जो आसपास के लोग उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो आसपास के लोग होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ तो क्रांति भी औद्योगिक हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ का मजदूर वर्ग है, जो वहाँ के श्रमिक है, उनकी तो बुरी दशा होनी ही है। ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति ने जो संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया। बहुत बड़े बड़े कारखाने लगने शुरू हो गए। हजारों श्रमिकों की जो बिल्कुल दशा बिल्कुल ही बेकार हो चुकी थी, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। ये सब आपको जो है कॉमन सेंस के लिए कि मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कह रही हूँ। ठीक है, इतना जो है आप अपने जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है। ये चीज़ जो है आपको ज़रूर अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो अपने एग्जाम में इसको ज़रूर हाईलाइट करना है। क्या है ये देखते हैं। इंग्लैंड में 1780 से 1850 तक जो उद्योग और अर्थव्यवस्था, इन दोनों के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन अगर आपको दिखे हैं तो वो क्या कहे गए हैं? वो औद्योगिक क्रांति गए हैं। अगर उद्योग है तो औद्योगिक क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। अगर उद्योग में औद्योगिक क्रांति हो रही है तो अर्थव्यवस्था, ऑब्वियस सी बात है, जो पैसों से जुड़ी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उस पर तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो क्या हुआ? वो औद्योगिक क्रांति हुआ। अब बात करेंगे हम कि इस औद्योगिक क्रांति का जो ये शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था एंजल्स ने। बस आप एंजल्स ध्यान रख लेना। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स ने जो है इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, इसके बाद किया मिशले ने, इसके बाद किया टॉयबी ने। मिशले और टॉयबी ने। एक सेकंड। यस, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
एंजल्स ने किया था, उसके बाद मिशले ने किया था, उसके बाद टॉयबी ने किया था। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और पीछे की नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करना क्योंकि सुबह का वक्त है, ठीक है। और एक टॉयबी की पुस्तक है, उसका नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टॉयबे की जो पुस्तक का नाम है वो है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो बुक जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1884 में जो है प्रकाशित हुई थी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि टॉयबे की पुस्तक का क्या नाम है? लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आपके लिखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, कि अगर उद्योग और अर्थव्यवस्था में अगर आपको बहुत ज़्यादा व्यापक परिवर्तन दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका औद्योगिक क्रांति कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो औद्योगिक क्रांति है ये ब्रिटेन में ही क्यों पनपी और देशों में क्यों नहीं पनपी? जानते हैं इसको। औद्योगिक परिवर्तन के लिए जो परिस्थितियां थी ना, जो भी परिस्थितियां उस समय पनपती थी तो वो सारी जो अनुकूल थी किसके लिए थी? ब्रिटेन के लिए थी। यूरोप में इंग्लैंड के अतिरिक्त जो आपका फ्रांस आ गया, हॉलैंड आ गया, ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे। कौन कौन से देश हैं? एक तो फ्रांस है आपका, एक है आपका हॉलैंड। तो ये दो देश हैं जो व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन कुछ कारणों से ना इनका ना औद्योगिकरण ना नहीं हो पाया। और ये जो है फ्रांस में सामंतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, ये आप सबको पता है, ठीक है। जो फ्रांस है उनमें सामंतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और जो ये फ्रांस है ये यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, ठीक है। और जो अगर हम बात करें हॉलैंड की, बात कर रहे हैं हम किसकी? हॉलैंड की। हॉलैंड के पास क्या था? बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन व्यापारी देश ही बना रहा। इसने मतलब इतना दिमाग नहीं लगाया हॉलैंड ने, इसके पास धन तो था लेकिन ये सिर्फ व्यापारी देश ही बना रहा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की तरह जो है हॉलैंड के पास लोहे व कोयले के भंडार भी नहीं थे, ठीक है। व्यापारी देश था, धन था, लेकिन इसके पास, हॉलैंड के पास, ना ही लोहा था और ना ही कोयले के भंडार थे। ये सारी चीज़ें किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। तो सबसे पहला तो कारण यही आपको समझ आया कि ब्रिटेन में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे और कोयले के भंडार यहाँ पे उपलब्ध थे, ठीक है। चलिए, भौगोलिक स्थिति, कुछ ऐसे कारण भी होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को बहुत ज़्यादा खास बना देती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनुकूल परिस्थितियों में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को पढ़ते हैं। क्या ऐसा है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुंदर है, ठीक है। अगर चारों ओर समुंदर हैं तो आप कह सकते हो कि बाह्य आक्रमणों से इसको सुरक्षित इसको रखा जा सकता है, ठीक है। सुरक्षित खाड़ियाँ भी थी, उत्तम बंदरगाह थे। देखो कितना अच्छा लग रहा है सुन के भी, सुरक्षित खाड़ियाँ भी हैं, उत्तम बंदरगाह भी हैं। जलवायु कैसी थी? वहाँ पे आर्द्र थी, ठीक है। जो ये आर्द्र जलवायु थी ना, जो वस्त्र उद्योग के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है। इंग्लैंड में आपको और क्या मिलता है? लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, जल शक्ति, प्राकृतिक संपदाएं, ये सभी की सभी चीज़ें आपको जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हो कि भौगोलिक स्थिति जो है ब्रिटेन की अकॉर्डिंग थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पर उदय था। जैसे कि 1700 से पहले ही यहाँ पर ब्रिटेन में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बिल्कुल उदय हो चुका था। जैसे जो लंदन था राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का बिल्कुल केंद्र बन चुका था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो लंदन है वो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। और देश के जो 3 हिस्से थे, कौन कौन से बच्चों ये याद रखने हैं आपको? इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इन तीनों हिस्सों में आपको एक छत्र जो है शासन यहाँ पर कायम हो चुका था। एक जैसे ही आपको कानून व्यवस्था दिखेगी, एक जैसे ही आपको समान मुद्रा प्रणाली दिखेगी, एक ही आपको बाजार व्यवस्था यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको ये इन तीनों हिस्सों में दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि एक राष्ट्रीयता का उद्भव यहाँ पर हो चुका था और साथ साथ जो अर्थव्यवस्था के मामले में भी ये चीज़ आगे हो रही थी, ठीक है। और लंदन की अगर बात करें तो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का ये केंद्र बन चुका था। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखे। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन में शानदार क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1688 में हुई थी। और इसके बाद तो कृषि थी जो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने लगे। अगर ये परिवर्तन दिखने लगे तो कृषि क्रांति इसको कहा गया।
और जो वहाँ के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने अपनी अधिक पैदावार करने के लिए कृषि के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपनाए, नई फसलों को अपनाया। इसके बाद जो भूस्वामियों ने 1710 के बाद बाड़ेबंदी जो है आंदोलन इन्होंने चलाया। अब ये बाड़ेबंदी आंदोलन क्या होता है कि इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी भू संपत्तियों के आसपास के जो किसान के जो छोटे छोटे जो खेत होते थे ना, जो भू संपत्ति थे, मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, किसानों के जो छोटे छोटे खेत थे, उन सबको इन्होंने खरीद लिए थे। और साथ ही गांव की जो चारगाह भूमि को भी उन्होंने कृषि के योग्य बना दिया था। तो ये कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ये है बाड़बंदी आंदोलन। कब आया था ये? 1710 में। ठीक है, चलिए। विदेशी बाजार का बहुत ज़्यादा निर्माण हो चुका था, बिल्कुल हुआ है, जिसका जो ये इंग्लैंड है बहुत ही शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था, जिसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? अफ्रीका तक, एशिया तक, अन्य महाद्वीपों तक बहुत अच्छे से फैला हुआ है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भी था, जिससे आप बहुत अलग तरीके से व्यापारिक मार्ग पर अपने बंदरगाहों को अपने कब्जे में रखा। ठीक है, इंग्लैंड के जो कारखानों में बना माल अधिक से अधिक जो है यहाँ पर बेचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो उपनिवेशों ने ऐसी नीति, वहाँ पर इंग्लैंड के कारखानों से बना माल अधिक से अधिक बेचा जा सके, क्योंकि उपनिवेश उन्होंने इतने अधिक स्थापित कर लिए थे कि उनकी जो उत्पत्ति थी, जो भी वो उत्पादन करते थे, वो अच्छी कीमतों पे बाहर उसको बेच सकते थे। ठीक है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति हुई ना। आप यहाँ एक आंकड़ा दिया हुआ है, वो मर्जी आपकी याद करो। 1750 से 1770 के बीच में ये कंडीशन आ गई थी जहाँ इंग्लैंड में अपने सामान की मांग में 7% वृद्धि हुई है, और वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रिटिश मांग, जो ब्रिटिश माल था ना, उसकी जो मांग में परसेंटेज बढ़ी है, तो वो बढ़ी है 80%। देखो, यहाँ पे तो 7% वृद्धि हुई थी इंग्लैंड में अपने ही सामान की, लेकिन हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो 80% जो है इसकी वृद्धि हुई है। कितना इनको मुनाफा हुआ है। पूंजी की उपलब्धता, बिल्कुल आरंभ में जो है इंग्लैंड में उद्योगों में लगाई गई पूंजी का जो वो अपनी पूंजी लगाते थे, उनका दो स्रोतों से होती थी। एक तो होता था आंतरिक शोषण, मतलब आप भूस्वामियों, किसानों का जमकर शोषण करो। दूसरा कैसे होता था? बाहर लूट, मतलब बाहर से लूट करो। औपनिवेशिक जो ये उपनिवेश अपने स्थापित करते थे ना, तो औपनिवेशिक दबदबे से था। ठीक है, इंग्लैंड पर भूस्वामी ने बाड़ाबंदी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। नवीन कृषि तरीकों को भी इन्होंने अपनाया। किसानों से उन्होंने बहुत अधिक से अधिक जितना ये किराया वसूल कर सकते थे, इन्होंने किया। ठीक है, इसके साथ अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शहरों का विकास। बहुत ज़्यादा इन्होंने शहरों का विकास भी किया। 11 शहरों की जो है इसमें आबादी बिल्कुल दुगनी हो चुकी थी, क्योंकि इनका जो आकार था कैसा बदलने लग गया, जनसंख्या और उसके क्षेत्र दोनों दृष्टियों में ये बढ़ने लग गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद बैंक प्रणाली भी बहुत ज़्यादा उन्नत हुई। पैसा आ गया, ध्यान से देखिए, पैसा आ गया। मैंने वही पॉइंट लिए हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उससे कनेक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि कल आपका अब एग्ज़ाम है। ठीक है, पैसा है, पैसा आ गया, जनता भी है, तो क्या होगा? बैंक प्रणाली चाहिए ना। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इतनी जनता अब अपने खजाने में तो लेने से रही, तो उन्नत बैंक प्रणाली स्टार्ट हो गई। ठीक है, और बैंक प्रणाली की स्थापना हो गई और वहाँ के उद्योगपति को ऋण लेने की सुविधाएं भी मिल गई। ठीक है, देश का जो केंद्रीय बैंक था वो कौन सा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1694, 1694 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रगति कैसे हुई है, कैसे हुई प्रगति, इसकी प्रोग्रेस कैसे हुई। अब आपने ये देखा कि उसका अभिप्राय क्या है, औद्योगिक क्रांति से हमारा अभिप्राय क्यों है। अब ये हमने फिर दूसरा हमारा टॉपिक ये था कि ब्रिटेन ही क्यों, वो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब ब्रिटेन में हम बैठ तो गए हैं, तो लेकिन अब उसकी प्रोग्रेस भी तो करनी है, तो कैसे कैसे उसमें प्रोग्रेस हुई। नाम जो आपके अब आगे आएंगे, जिन्होंने कर लिया उसकी तो अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, नाम जो आपके आगे आएंगे और उनके काम आपको जो है याद करने हैं, चाहे अभी आप याद कर लो, अभी भी टाइम है आपके पास, अगर ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है तो। मेरे ख्याल से तो आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, और जिसने कर लिया है वेल एंड गुड, और मुझे उम्मीद है कि सबने कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की प्रगति कैसी हुई? बहुत ज़्यादा इसका जो है व्यापार बहुत अच्छे लेवल पर जो है फैल चुका था। बाजार की मांग के इस दबाव ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। मांग बढ़ने लगी थी भाई इसकी।
इनके सामान की मांग बढ़ने लग गई थी, नई तकनीकों की इन्होंने खोज शुरू कर दी थी। 4 बड़े उद्योग थे। कौन कौन से थे, ये पहले भी आए हैं। वस्त्र उद्योग, लोहा तथा कोयला उद्योग, वाष्प शक्ति, परिवहन तथा संचार। इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। वस्त्र उद्योग में कैसे क्रांति हुई, जब ये ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति कुछ जो है विशेष परिस्थितियों में हुई थी। जैसे ना शुरू का जो कपड़ा होता था वो बहुत ज़्यादा आकर्षक सूती कपड़ा नहीं बनता था। वहाँ आरंभ से ही कैसे बनता था ब्रिटेन में, ऊन व सन से जो है लिनन की साड़ियाँ मिलती है, बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है। और सूती वस्त्र जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जो है भारत से लेकर आते थे। उनके यहाँ नहीं बनता था भाई, भारत से लेकर आते थे। तुम्हें पता है कैसे करते थे, ठीक है। यहाँ फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रिटेन के निर्माता जो भारतीय कपड़े से ना बहुत ज़्यादा ना जलन करने लगे थे कि भाई कि इसकी तो बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ रही है। एक क्रूसो था, इसने उपन्यास लिखा था, ये एक उपन्यास का लेखक था और ये शिकायत करता है कि जो भारतीय वस्त्र है ना उनके शयन कक्ष में घुस गए थे। तो सोचो कितना मतलब कितनी जलन थी इनको हमसे, ठीक है। भारत जैसे आपने माल के बदले में क्या करते थे, सोना चांदी लेना, ब्रिटेन के लोगों को बहुत ज़्यादा खटकता था। सोना चांदी अगर ले लिया, ब्रिटेन के लोगों को बहुत 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 खटकता था कि भाई हमसे सोना चांदी क्यों ले लिया। भाई जब तुम हमारा लेके जा रहे हो, कपड़ा लेके जा रहे हो, तो हमें भी तो कुछ चाहिए ना। तो लेकिन नहीं, तो ये हमसे जलते थे। और वहाँ के निर्माता इंग्लैंड में ही वस्त्र बनाकर सूती वस्त्रों की इस बढ़ती हुई मांग से बहुत ज़्यादा जो है लाभ कमाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये जो कपड़ा है भारत में ना बने, हमारे इंग्लैंड में ही बने और हम जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज, अब हमारा जो है अधिकार हो चुका है, ठीक है। भारत पर अधिकार करने के बाद जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ से कच्ची कपास भी ले जाने लगे। देखो, यहाँ से कच्ची कपास भी ले जाने लगे और ब्रिटेन में इस कपास को काट बुनकर जो है कपड़ा बनाया जाने लगा। लेकिन मांग की तुलना में उत्पादन बहुत कम था। मांग तो ज़्यादा थी लेकिन उत्पादन कम था। और क्योंकि अब कारण, उत्पादन कैसे कम था, अब वो कारण देखो किस किस वजह से उत्पादन कम था। परंपरागत औजार थे तो इससे मांग की पूर्ति नहीं हो रही थी। कताई और बुनाई के क्षेत्र भी सीमित थे, कोई इतना मतलब इसमें आविष्कार नहीं हुआ था। सडनली एक आविष्कार हुआ, नई तकनीक विकसित हुई जिससे कपड़ा आयातक जो ब्रिटेन था विश्व में, आयातक देश जो था ब्रिटेन विश्व में कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। देखो मतलब चमत्कार हो गया एकदम से, इनकी क्रांति ऐसी हुई है कि वो बंदे हमारे भारत से कपड़ा ले जाते थे, हमारी तकनीकें अपनाई, हमारा दिमाग लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे औजारों का, ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार कर दिया, टेक्निक्स का आविष्कार कर दिया जिससे हमारा भारत कितने साल पिछड़ गया, ठीक है। यहाँ तक कि वो हमसे कच्चे कपास भी ले जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए मेन पॉइंट्स करवाती हूँ, कहानी तो हम बाद में भी कर लेंगे। फ्लाइंग शटल, सबसे पहले फ्लाइंग शटल क्या है ये, सर्वप्रथम जॉन के नाम ध्यान रखेंगे 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। अब इस फ्लाइंग शटल का काम क्या था कि इस लकड़ी की मशीन से आप बुनाई में तेजी से आई और जो कपड़ा जो बुन करना, ये क्या कर रहे थे, इस शटल से क्या होता था कि अब बुनकर दुगना कपड़ा बुन सकता था, ठीक। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है फ्लाइंग शटल से। दूसरा आया स्पिनिंग जैनी। देखिए स्पिनिंग जैनी कैसी है, स्पिनिंग जैनी आई और इसके जो बंदे हैं, जिस बंदे ने किया उसने कौन सा आविष्कार किया ये तो आपको ऊपर लिखना है और किस सन में किया ये तो बच्चों सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है। स्पिनिंग जैनी की अगर बात करोगे तो ये कताई की पहले हाथ से चलने वाली लकड़ी की मशीन है, ठीक है। जेम्स हॉर्कब्रिज ने इसको करा था 1765 में। इसका नाम रखा गया स्पिनिंग जैनी या कतन जैनी, इसको नाम याद कर सकते हो, जिससे एक ही साथ सूत के 8 से 10 तार काटे जा सकते थे। इस स्पिनिंग जैनी से 8 से 10 तार जो है काटे जा सकते थे। नेक्स्ट है आपका वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम को भी देख लेते हैं, ये है वाटर फ्रेम, ठीक है। ऑर्कराइट जो है इसने इसको खोजा, वाटर फ्रेम का इसको नाम दिया। इससे क्या कर सकते हो, मजबूत सूती धागा इससे तैयार किया जाने लगा। ये मेरा हाथ है भाई, इसको मत वाटर फ्रेम समझ लेना, ठीक है। मजबूत सूती जो है धागा इससे तैयार किया जाने लगा और सूत में क्या करने लगे कि सूत में लिनन मिलाया। तुमने देखी होगी साड़ियाँ, सूत में लिनन मिलाया और वह मशीन जो था जल शक्ति से चलती थी। ये जो मशीन चलती थी किससे चलती थी भाई, जल शक्ति से चलती थी। बस तुमने ध्यान रखना है ना। आर्कराइट, वाटर फ्रेम, क्या काम था, जैसे स्पिनिंग जैनी नाम या कतन जैनी
किसने दिया? जेम्स हॉर्ब्रिज ने। कब दिया? 1765 में। और इसका काम क्या था? ये। ऐसे ही फ्लाइंग शटल किसने दिया और इसका क्या काम था? बुनकर दुगना कपड़ा बुन सकता था। म्यूल की बात करें, म्यूल का क्या था? ये एक सूत काटने की सॉरी एक अन्य मशीन थी म्यूल, ठीक है। और इसका किसने दिया था? ये दिया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। तो सैमुअल कर लेना म्यूल से, ठीक है। जैनी जो आपका वाटर फ्रेम था, इसको जो है इसमें विशेषताओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसका काम क्या होता था कि ये जो मशीनी जो लकड़ी की हाथ से चलाई जाती थी, ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। एक और है पावर लूम। ये कताई क्षेत्र में इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, कताई क्षेत्र में। और बुनकरों के पास इसका बहुत ज़्यादा काम था। ये इसमें फ्लाई शटल का भी यूज़ करते थे, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडमंड कार्टराइट ने बुनाई के लिए पावर लूम या शक्ति चालित करके का इसने आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका सिलेंडर प्रिंटिंग या ब्लीचिंग, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी ये 5 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोहा और कोयला उद्योग की। इसमें क्या था? ये उद्योग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है उत्तम था। लोहे और कोयले से मशीनों का निर्माण हुआ। अच्छा, अगर आपने निर्माण तो कर लिया, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो कोयला था ना, उसको ऊर्जा के रूप में इसमें यूज़ किया जाता था। अगर मशीनों को इसमें यूज़ करना है, आपने चलाना है, तो आपको कोयला उसमें यूज़ किया जाता था उस मशीन को चलाने के लिए। समझ गए? ब्रिटेन के पास जो है प्राकृतिक रूप से क्या मिलता था? कोयला मिलता था, लौह अयस्क मिलता था। बहुत 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 ज़्यादा भंडार थे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। एक जो है इसमें आपका है परंपरागत लोह प्रगलन विधि, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि जैसे मान लो हमें लोहा मिलता है, प्रकृति से हमें लोहा मिला, लेकिन वो शुद्ध रूप से हमें नहीं मिलता था, लौह अयस्क मिलता था, और के रूप में मिलता था। इसमें मिट्टी भी होती थी, विशुद्धियाँ भी होती थी। अब इन सब विशुद्धियों को जब दूर करते थे, तब हमें शुद्ध लोहा मिलता था, ठीक है। जब हम अशुद्धियों से शुद्ध लोहा बनाते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? लोह प्रगलन विधि कहते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? जो लोह होते हैं, खनिजों को भट्टियों में इतना गर्म कर दिया जाता है कि शुद्ध जो लोहा है ना, हमें कैसे मिले? तरल धातु के रूप में मिले। समझ रहे होंगे आप? जो शुद्ध लोहा है हमें कैसे मिले? तरल धातु के रूप में मिले। और इसके लिए जो है सदियों से लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जा रहा था। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। लेकिन ये इस कई कारणों से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि लकड़ी ना उपलब्ध नहीं होती थी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। और लकड़ी के कोयले से उच्च तापमान उत्पन्न नहीं होता था। इस पे अब इसमें क्रांति लानी थी। फिर यूज़ हुआ कोक का प्रयोग किया। किसने किया भाई? इब्राहिम डर्बी ने किया। धमन बट्टी का यूज़ किया, कोक का प्रयोग किया। अब कोक की जो ये तेज उष्मा होती थी, ये लौह अयस्क को पिघला देती थी, और इससे हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल पड़ता था। जो ये कोक था, ये पत्थर कोयले में एक गंधक और अपद्रव्य में निकलता था, ठीक है। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है, ठीक है। आलोड़न भट्टी का भी जो है यूज़ किया जाता था। ये हेनरी कोट, इसने इसका यूज़ मतलब आविष्कार किया है, हेनरी कोट ने। और इससे शुद्ध व बढ़िया किस्म का लोहा हमारा बनना इतना सरल हो गया था। इससे पहले लोहे में अशुद्धियों को दूर किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन लोहे के अनेक प्रकार की वस्तु बनाना भी संभव हो गया था इस आलोड़न भट्टी से। हम लोहे से पानी की पाइपें बनाने लगे, टंकियां बनाने लगे, कुर्सियां। आप देखो, इस बंदे का आपको नाम ध्यान रखना है, सन ध्यान रखना है, और क्या था और इसका क्या यूज़, इस तरह तुमने ध्यान रखना है। इस्पात विधि का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, मजबूत, जंगरोधी, लचकदार होता था। इस्पात का निर्माण लोहे को साफ कर उसमें कार्बन, मैग्नीज, इस सब का यूज़ करके जो है इसमें किया जाता था। कोयलाकरण का भी जो है विकास इसमें शुरू हो गया था, ठीक है। न्यूकमैन और जेम्स वेट के द्वारा इंजनों से जो है खानों से पानी निकालने में जो हमें सुविधा हो गई थी इंजनों से, ठीक है। और इसमें कोप का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कोयले काटने की मशीन, बिजली, लिफ्ट, इन सभी चीज़ों का जो है कोयला उत्पादन में इन सभी चीज़ों ने ना इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। अब बात करेंगे हम वाष्प शक्ति की। वाष्प शक्ति जो हो गई कि इसके जो प्रयोग से कारखानों में जल शक्ति या पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जब ये वाष्प शक्ति नहीं आई थी, तो इससे पहले जल शक्ति और पवन शक्ति का यूज़ किया जाता था, लेकिन जब ये आ गई तो इनका यूज़ थोड़ा कम हो गया। अब क्यों हो गई? क्योंकि जो जल शक्ति थी वो जल प्रवाह पर निर्भर करती थी, और पवन व जल दोनों ही मौसम से प्रभावित होते थे। इसी में ही जो है वाष्प शक्ति को जन्म दिया गया, जिसके बल पर ही ब्रिटेन में ही नहीं, विश्व का औद्योगिकरण इसमें बहुत अच्छे लेवल पर हुआ। वाष्प शक्ति के प्रारंभिक प्रयोग कहाँ कहाँ हमें दिखे हैं? तो सबसे पहले जो प्रारंभिक प्रयोग किया है 1698 में, ये आपका मॉडल आया था, दिया था थॉमस सेवरी ने, सेव कर लिया था, ये एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है। इसका सबसे पहला प्रयोग उसने लोहा और कोयला खानों में से बाहर
पानी बाहर निकालने के लिए इसने इस चीज़ का यूज़ किया था कि पानी बाहर निकले। ठीक है, जेम्स वॉट का फिर इंजन आया, वो आया 1769 में। न्यूकमैन के इंजन में सुधार हुआ, जो ये इनका था इसमें सुधार हुआ न्यूकमैन के, जेम्स वॉट के नाम से। जेम्स वॉट का इंजन, न्यूकमैन के इंजन में सुधार जेम्स वॉट ने किया। अगर ये इसके करे कैसा था ये बंदा, ये लेबोरेटरी का तकनीशियन था। ठीक है, ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। आपने वाष्प शक्ति के प्रारंभिक प्रयोग में सबसे पहले बताना है मॉडल 1908 में 1698 में थॉमस सेवरी नामक एक सैनिक अधिकारी ने बनाया था, जिसका प्रयोग लोहा और कोयला खानों से पानी बाहर निकालने के लिए किया गया। इसके बाद जेम्स वॉट के इंजन का तुमने जो है जिक्र करना है। परिवहन और संचार की बात करेंगे तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, सुगम सस्ता बनाया है, त्वरित बताया है, वितरण की जो गति है बहुत ज़्यादा तेज हुई है, सड़कें बनाई हैं। ठीक है, अब सड़कें कैसी थी भाई, जो अंग्रेज उद्यमी थे इन्होंने निजी प्रयासों से सड़कों का निर्माण किया। ट्रस्ट, पहले इन्होंने ट्रस्ट बनाया, TRUST है। ठीक है, ट्रस्ट बनाकर इन्होंने सड़क निर्माण करते थे। वे ट्रस्ट बनाकर सड़क निर्माण करते थे, उस पर टोल टैक्स भी लगाते थे। अब इस प्रकार की सड़कों जिस पर टोल टैक्स लग रहा था उनको ये टर्न पाइक कहते थे। ठीक है, लेकिन इनके पास निजी ट्रस्टों की कानूनी मान्यता देती थी, लेकिन ये सड़कें कम थी, टोल टैक्स ज़्यादा था, सड़कें कम थी। फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने एक मैक एडम और थॉमस टेलफोर्ड, इन दो सड़क निर्माण, ये जो विशेषज्ञ थे, एक तो थे मैक एडम और एक था टेलफोर्ड, इन दोनों को कहा कि भाई तू हमारी बना, सार्वजनिक सड़कें बना। तो मैक एडम ने क्या किया, पक्की सड़कें बनवाई थी। ये एक वैज्ञानिक विधि इसने अपनाई। अब ये वो वैज्ञानिक विधि कौन सी थी तुम्हें याद होनी चाहिए। सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, सड़क के निचले भाग को बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो निचला भाग हो गया यहाँ पे भारी पत्थरों की परत आ गई, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों की परत आ गई, ऊपर तारकोल की परत, मतलब कितने परतें चढ़ाई गई और उससे ना पक्की सड़क जो है बनाई गई। फिर इन्होंने अच्छी अच्छी जो है नहरों का निर्माण भी किया। इंग्लैंड में नहरों के निर्माण को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, 70 मील से ज़्यादा, और नदियों में समुंदर से तो 70 मील से ज़्यादा जो दूरी होती थी, और यहाँ पर होती थी नदियों में 30 मील से। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। रेलवे भी बिछाई, रेलवे परिवहन का भी बहुत साधन है। शुरू में जो रेल होती थी, पटरी, गाड़ी, बैंगन, घोड़े इसमें खींचते थे। जो पटरियाँ थी ना, पहले किससे बनाई जाती थी, लकड़ी से बनाई जाती थी। ये तुमने चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन 1760 में आते आते ये किसकी बनने लगी, ये लोहे की बनने लगी। तो ये चीज़ भी तुमने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1814 की अगर बात करते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस, तुमने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरियों पर चल सकता था। किसकी शक्ति से चलता था, भाप की शक्ति से। और फिर 1821 में जाकर स्टीफेंसन को स्टॉकटन ने डालगिटन के बीच रेल लाइन बिछाने का आमंत्रण दिया कि भाई अब तू ये काम कर। और रेलवे लाइन का जो सर्वप्रथम काम है 25 सितंबर 1825 को जाकर, 25 से 25 हो गया, 25 सितंबर 1825 को लोकोमोशन इंजन से 400 फीट लंबे वैगन 500 यात्रियों को खींचकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, कौन सा इंजन था, लोकोमोशन इंजन। कितना लंबा था, 400 फीट लंबा था। किसने मतलब किस डेट को था, 25 सितंबर 1825। कितने यात्रियों को खींचा, 500 यात्रियों को इसने खींचा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डाक और तार प्रणाली भी आई है भाई। संचार के क्षेत्र में भी बहुत सुधार हुए हैं। रोलेड हिल, ठीक है, हिल, इसलिए ना ये अंधा था और इसने ही आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी है। ठीक है, इस नई व्यवस्था में क्या था, 1 पेंस की टिकट से इंग्लैंड में पत्र कहीं भी भेजा जा सकता था। 1 पेंस, बस इतना तुम ध्यान रख लेना। और सैमुअल मोर्स, एक हिल का नाम याद रख लेना, एक मोर्स का नाम ध्यान रख लेना। तो सैमुअल मोर्स ने एक तार यंत्र का आविष्कार किया था। वो कब किया था, 1844 में जो है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कि विश्व के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति कैसे आई है। ठीक है, सबसे पहले आई है बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में। ये इंग्लैंड के बाद इन देशों में जो है बहुत बहुत ज़्यादा आपको औद्योगिक क्रांति दिखाई देगी। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम 1830 की। यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। बेल्जियम जो था वो इंग्लैंड के बिल्कुल नज़दीक देश था। इंग्लैंड से ये क्या होता था, मशीनों का आयात करके कारखाने यहाँ पर जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है, इंग्लैंड से मशीनों का आयात करके कारखाने यहाँ पर स्थापित किए गए।
मतलब सामान यहाँ पे लाया जाता था और कारखाने स्थापित कर लिए। और यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है, कताई, बुनाई, कानों से लोहा निकालने से सभी यंत्रों का इसमें यूज हुआ है। 1834 में अगर बात करें तो वहाँ पर रेल निर्माण भी शुरू हो गया था। ये बात हो गई बेल्जियम की। बात करेंगे हम फ्रांस की। इसमें क्या था, नेपोलियन ने उस समय जो है बृहद उद्योगों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, सड़कों और नहरों का निर्माण भी करवाया। फ्रांस में उस समय एक बैंक प्रणाली को भी विकास किया। जैसे ही इसका 1815 की बात है, ये जो नेपोलियन है इसकी जो हो गई पतन हो गया। और इंग्लैंड और फ्रांस में क्या हुआ कि जो उनके व्यापारिक संबंध थे बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गए। तो फ्रांस ने इंग्लैंड से मशीनों का आयात करना शुरू कर दिया नेपोलियन के मरने के बाद, 1815 के बाद। ठीक है, तो फ्रांस ने इंग्लैंड से मशीनों का आयात करना शुरू कर दिया और वहां पर क्या हुआ, औद्योगिक विकास को बल मिला। सबसे पहले वस्त्र उद्योग में जो है उद्योग में मशीनों का यूज इसी समय हुआ है। ये चीज तुमने ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम जर्मनी की। जर्मनी में क्या हुआ, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति बहुत देरी से हुआ। कारण राजनीतिक एकता नहीं थी, यातायात की कमी थी। 1820 के बाद वहाँ पर जो है सड़कों का विकास शुरू हो गया था। 1820 के बाद बात करेंगे हम 1840 की, तो प्रशिया में इसकी एक जगह है जर्मनी में, तो प्रशिया में रेलों का निर्माण बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। कोयला और लोहे के उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रूस। रूस में जो है आपका कपड़ा उद्योग सबसे बाद में हुआ है। ध्यान रखिएगा, रूस में जो है सबसे बाद में हुआ है। संसाधनों की यहाँ पर बहुत भरमार थी, लेकिन कपड़ा उद्योग बहुत बाद में हुआ है। कृषि दास्ता, पूंजी का अभाव था, मुद्रा प्रणाली थी इसका अभाव था, यातायात का पिछड़ापन था। इन औद्योगिक विकास इसमें नहीं हो सका, ये इसके कारण है जैसे उसमें थे। ठीक है, फिर 1880 के बाद जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों के सहयोग से कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, इन सभी क्षेत्रों का बहुत जम के विकास हुआ। कब हुआ है भाई, 1880 में। और इसमें एक स्टेट बैंक की भी स्थापना हुई, ये चीज़ ध्यान रखना। अन्य यूरोपीय देश भी हैं जैसे कि हॉलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेन हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। 1830 से 1880 के मध्य इन सब के बीच में औद्योगिक विकास बहुत बहुत शुरू हो चुका था, अच्छे लेवल पे हुआ। और आर्थिक प्रभाव भी पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं। कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे कि भाई हुआ है। औद्योगिक क्रांति हो रही तो कुटीर उद्योग तो कहाँ, उनकी कहाँ कोई वैल्यू रहेगी। कारखाना पद्धति की स्थापना हुई। इससे पहले इंग्लैंड के जब ये औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, लोगों को कारखाने के बारे में पता ही नहीं था। और ये जो कारखाना पद्धति है औद्योगिक क्रांति का, बिल्कुल ये मेरुदंड इसको कहा जा सकता है। और रिचर्ड जो ऑर्कराइट हैं, ठीक है, ऑर्कराइट इस फैक्ट्री प्रणाली के जनक थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, शक्ति चालित मशीनों के लिए बड़ी इमारत का निर्माण करवाया था। अगर आप जो है मशीनों को चला रहे हो तो आपको कोई कारखाना तो चाहिए ना, आप घर में तो आप मशीनें लगाने से रहे, तो ये सबसे पहला बंदा था। ठीक है, इसने ही सबसे पहले पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सबको जो है काम पर लगाया था। उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होना लग गया था। उदाहरण के लिए लोहा, कोयला, कपास की खपत, सूती वस्त्रों के उत्पादन 1760 से लेकर 1850 के मध्य में 40 गुना इसमें जो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। काम अच्छे लेवल पे कर रहे हो, औद्योगिक अपनी क्रांति लाए हो, ठीक है, तो और नगरों का विकास तो होगा ही। ठीक है, क्रांति से पूर्व लंकाशायर था, लिवरपूल था, मैनचेस्टर था, ये नगर थे, लेकिन बाद में इनका विकास हुआ। और जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में, इन बड़े बड़े देशों में ये नगर बहुत बड़े उभरने लग गए थे। बेकारी की समस्या आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। यंत्र चालित उद्योगों और कारखाना पद्धति के कारण जो बहुत से लोगों को काम मिलना जो है बंद हो गया था, बिल्कुल हो गया था। पर्यावरण पर प्रभाव भी बहुत बुरे तरीके से पड़ रहा था, क्योंकि जो उद्योग है उसकी जो चिमनियों में और परिवहन के साधनों से वायुमंडल में बहुत ज़्यादा जहर उगल रहा था। और वैसे भी होता है, नॉर्मली ही है। ठीक है, विश्व में जंगलों को काटने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था। फिर सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। मानव जीवन को अनेक सुख सुविधाएं तो दी हैं इस औद्योगिक क्रांति ने। चिकित्सा प्रणाली का भी विकास हुआ है, सस्ता उपलब्धि हुआ, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं दोषी है। समाज का जो है इसमें 2 वर्गों में विभाजन हो गया था। कैसे हुआ था, जो आपके विशेषाधिकार जो आपके प्राप्त वर्ग थे, सामंत थे, धर्माधिकारी थे। दूसरा एक कृषक वर्ग था। ठीक है, एक तो पहले एक था सामंत धर्माधिकारी, इसमें दूसरा वर्ग था कृषक वर्ग।
औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था, इस स्वरूप को बिल्कुल ही बदल दिया था। कैसे? अब पूंजीपति वर्ग आ गया था और मजदूर वर्ग आ गया था। मजदूर वर्ग की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी थी, हद से ज़्यादा 14 से 16 घंटे तक इन्होंने काम किया। इसमें जो संयुक्त परिवार थे वो बिल्कुल टूट रहे थे, वो बिल्कुल कृषक समाज गाँव में रहते थे, खेती का काम करते थे, बिल्कुल टूट चुके थे। संयुक्त प्रणाली की तो प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, और गाँव में जो बंदे रहते थे शहरों की तरफ पलायन करने लग गए थे। ठीक है, मनोरंजन के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ है भाई, हुआ है। फोनोग्राम आ गया, सिनेमा आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं भी दी हैं। राजनीतिक प्रभाव भी पड़े हैं। इंग्लैंड का शक्तिशाली देश बनकर उभरना, इतनी अच्छी औद्योगिक क्रांति हुई है तो इंग्लैंड तो उन्नति करेगा। राष्ट्रीय आय में भी बहुत ज़्यादा इसने वृद्धि की है। हस्तक्षेप का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया है एडम स्मिथ ने। पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे। कि इसका मतलब क्या था कि जो सरकार को व्यापार उद्योग में किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये इसमें चीज़ लिखी हुई है। राष्ट्रवाद का आवेग जो है इसमें दिखाई दिया है। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रों को आर्थिक एकता दी है, संपन्नता दी है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थ प्रणाली ने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज़्यादा जो है सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट है मजदूर आंदोलन। मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, वो तुम्हें पता लग गया है। इंग्लैंड में मजदूरों ने चार्टिस्ट, ध्यान रखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन चलाया। फ्रांस में इन्होंने श्रमिक आंदोलन का इन्होंने बहुत जमकर जो है प्रचार प्रसार किया। नए राजनीतिक सिद्धांतों का भी उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सबका इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इनको जन्म दिया। व्यक्तिवाद, उदारवाद पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में थी। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों, मतलब हद, व्यक्तिवाद, मतलब हर चीज़ का जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है जन्म हुआ है। व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, तो चेंजेस तो आएंगे ही अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हो। सांस्कृतिक प्रभाव भी दिखे हैं। रूढ़िवाद और अंधविश्वासों में कमी आई है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उत्पन्न हो गया बंदों का। यातायात और संचार के साधनों का भी विकास शुरू हो गया। उपभोक्ता संस्कृति भी जो है इसमें शुरू हो गई थी। मानसिकता में बदलाव आने लग गया, उत्पादन होने लग गया तो मानसिकता में बदलाव आया। मध्य युग में धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, इस वजह से अब धर्म का प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे कैसे? क्योंकि जो इनकी थी नगरीय सभ्यता थी, मजदूरों की दुर्दशा बहुत थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ के जो लेखक थे, साहित्यकार थे, इसका सजीव चित्रण दिया। एक तो दिया वर्ड्सवर्थ ने, एक दिया जॉन रस्किन ने। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट की गई हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हमें देखने को मिली है। औद्योगिक देश ने बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की स्थापना से, औद्योगिक क्रांति से इंजीनियरिंग शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा है। सभी बच्चे, सभी के सभी लाइक ज़रूर करें, मेरी इस मेहनत को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। ठीक है, आज तो कर ही दो। सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया है वो रेड बटन को प्रेस कर दो, ऑल पर ज़रूर क्लिक करो। ठीक है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।